हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी से बनते हैं। ये जो क्लास है इस 6 एनसीईआरटी 6 क्लास का इतिहास का आज 9वां लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी 8 लेसन करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट उसको मैं बताती रहती हूँ, आप लोग नोट बनाते रहिए। इसके बाद में एक लेसन और बचता है क्योंकि कुल इसमें से 10 लेसन है। इसके बाद ये बुक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में मैं पॉलिटी को स्टार्ट करूँगी, कक्षा 6 की पॉलिटी। तो चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें एग्जाम्पल दिया है नीचे। अरविंद बना राजा। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर दाव देते हुए रूह पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको जरूर नोट करते रहिए। अगली हेडिंग है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हर्षेण द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको नोट करिए इतना। जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से। अब इस अभिलेख को किसने बनवाया था, मतलब किसने रचना की इसकी, तो इसके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री हरिशेन द्वारा, इम्पोर्टेंट द्वारा इन्हें लिखा है। इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। आगे है यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले से भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। इसको नोट करिए यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है। यह प्रशस्ति का अर्थ पूछा जाता है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, प्रशंसा। इसको नोट करिए। अगली हेडिंग है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ की एक उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, ये वाला, ये अंश दिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। योद्धा समुद्रगुप्त जिनका शरीर युद्ध में मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये शब्द पूछे जाएंगे, फिर ये पूछा जाएगा कि ये किसके बारे में बताया गया है। इसको नोट कर लीजिए। आगे है अगर तुम मानचित्र को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ये मानचित्र, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ये हरा रंग, यहाँ पे इसके बारे में। एक क्षेत्र को हरा रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग से भी मिलेंगे। ये लाल बिंदु,
यहाँ ये बैंगनी रंग से रंगा गया है इतना बाहर का इलाका पूरा, यहाँ नीले रंग से इधर। यह मानचित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर सेल 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। इसमें 4 राजाओं के बारे में बताया गया। ये जो 4 राजा हैं, ये यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा नोट करते रहिए। इसमें मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे ये वाला जो हरा क्षेत्र है, ये आर्यावर्त के 9 राजाओं का क्षेत्र है। इनके साथ में समुद्रगुप्त ने युद्ध किया और इनको हराकर इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। जो हरा रंग से रंगा गया है ये क्षेत्र, ये आर्यावर्त के 9 राजाओं का है। इसको नोट कर लीजिए, ये इतना। आगे हैं दूसरे राजा। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको नोट करते रहिए, इसको नोट करिए। ये वाले जो शासक हैं इनके बारे में बताया गया है। जो लाल बिंदुआ 9 दी गई, इन राजाओं को उन्होंने हराया। उसके बाद में उन्होंने जब अपना समर्पण कर दिया तो उन्हें अपने राज्य में शासन करने के लिए समुद्रगुप्त ने अनुमति फिर से दे दी थी। दक्षिणापथ के राजा थे ये सब, इसको नोट करिए। तीसरे, पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये जो बैंगनी रंग से रंगा गया है ये यहाँ पे, इसमें कई राज्य आते हैं। ये राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी कि ये लोग समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अगला है चौथा, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। इसको नोट करिए। ये जो बाह्य इलाके हैं, इन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी। ये लोग समुद्रगुप्त के लिए अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया कर देते थे। यहाँ पर ज्यादातर कुषाण और शक शासक थे। यहाँ पे कुषाण और शक शासकों का था। इन सब में अंतर स्पष्ट कर लीजिए और तो परीक्षा में पहचानने में आसानी रहेगी। जैसे कि पहले में बताया गया है आर्यावर्त के राजाओं के बारे में, जो हरे रंग से रंगा गया है मानचित्र में। उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी कि इनको हराया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद दूसरा था दक्षिणापथ के 12 राजा। उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी कि उन्होंने राजा समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने उनको फिर से अपने शासन करने की अनुमति दे दी थी। और तीसरे हैं पड़ोसी देश के राजा, जिनको आंतरिक घेरे में बैंगनी रंग से रंगा गया था। ये वाले इनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी कि ये लोग समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे और राजा के लिए उपहार लाते थे। और चौथे थे बाह्य इलाके, जिसमें शक और कुषाण आते थे। ये लोग समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके और अपनी पुत्रियों का विवाह उनके साथ कर देते थे। ये अंतर स्पष्ट कर लीजिए।
जिससे पहचान लेंगे एग्जाम में। और ये मैप फिर से देख लीजिए एक बार, जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्यावर्त के कौन कौन से राजा थे, इसमें से जगहों के नाम दिए हैं, जैसे कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। ये दक्षिणापुत्र के 12 राजाओं के बिंदुओं से दर्शाए गए हैं। ये भारत के पड़ोसी देशों के प्रति उनकी नीति। और ये बाह्य इलाका, इसको नोट कर लीजिए। आगे है अगली हेडिंग है वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि वह धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त वंश राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और यह ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आगे समुद्रगुप्त के बारे में हमें अनेक उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसे विश्वास किया जाता है कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी, अगले लेसन में। देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए। यही सब पूछा जाएगा एग्जाम में। अगली हेडिंग है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां देखा जो कुछ था उसका विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है इतना। यहाँ पे हर्षवर्धन हर्षवर्धन का शासन काल टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। किस भाषा में की? संस्कृत में। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन। इसको नोट कर लीजिए। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर वे अपने पिता और बड़े भाई के मृत्यु के हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में सफलता मिली थी। उनकी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम पूछ लिया जाता है, इसको नोट कर लीजिए, थानेश्वर। और हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। इसको नोट कर लीजिए।
आगे है पल्लव, चालुक्य वंश और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। इसको नोट करिए, राजधानियां पूछी जाती हैं, कहाँ कहाँ स्थित थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, इसको नोट कर लीजिए। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध राजा चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ये लाइन नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है, इसको नोट कर लीजिए। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई के दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। राष्ट्रकूट और चोल वंशों के बारे में कक्षा 7 में बताया जाएगा। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अगली हेडिंग, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आते गए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हर्षसेन अपने पिता की ही तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हर्षसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात एक युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। इसको पूछ लिया जाता है, इसको नोट करिए। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में बहुत व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कुलिक का क्या अर्थ है पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्थ है शिल्पकार। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें भी कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अगली हेडिंग है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना व तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। वैसे तो एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, ऐसे कहानी के जैसे।
दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। पूछ लिया जाता है ये सामंत थे कौन थे। यहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे। ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक एक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नोट करिए। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। यहां से अब इम्पोर्टेंट है, सभा किसे कहते हैं इसको। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थान सभाओं में चर्चा की गई है। उनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। जो ब्राह्मण भूस्वामी थे वो एक साथ में बैठ के जहाँ पे विभिन्न कार्यों पर, जैसे कि सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख संबंधी जो बातें किया करते थे, उसको सभा कहते हैं। पूछा जाता है। और जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां पे उर नामक एक सभा होती थी। उर, इसके बारे में पूछा गया, उर किसे कहते हैं, क्या है, तो बता दीजिए। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां पे जो दूसरी सभा होती थी, उसको उर कहते थे। आगे है, उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जमीन में जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। जिनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये नाटक का कुछ अंश दिया गया है इसमें। एक मछुआरों को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट में की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी से बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इस इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। आगे क्वेश्चन दिया, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों के दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्होंने शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी की एक टुकड़ी पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क में आने से बचाते थे। ये लाइन पूछी गई है, इसको नोट कर लीजिए। ये पूरा नोट कर लीजिए। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है।
राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल होते थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार के चीजें शामिल होती थी। यह सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर या हाथियों पर जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतज्ञ, संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए लोग चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इसको नोट कर लीजिए। यहीं तक था ये लेसन, समाप्त हो जाता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है इसको मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए। बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें से, इसको नोट अवश्य कर लें। इसमें कुछ उपयोगी शब्द हैं, जैसे प्रशस्ति क्या है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, संस्कृत का शब्द है। आर्यावर्त के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीति थी। दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति वंशावली, अनुवांशिक, महापदाधिकारी, सामंत और सभा और नगरम, इन सब के बारे में ऊपर भी बताया गया। तो चलिए लेसन समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को इस लेसन से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी, जिससे आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे डिमोटिवेट फील होता है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।